अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और बायोमॉलिक्यूल में जो कैटेगरी को हम स्टडी करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स की। बायोमॉलिक्यूल्स आर द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमने देखा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और इनकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन दी मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो जिंदा जानदारों में जो उनके मेटाबॉलिक या मेंटेनेंस के प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इम्यूनिटी, ग्रोथ और रिपेयर जैसे जो फंक्शंस हैं, वो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स ही जो है वो उसको कैरी आउट करते हैं। ये मालिक्यूल्स ऑर्गेनिक हैं। इट मीन्स कि वो कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह से मिलकर बनते हैं। तो उनके बगैर हम ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकते। दीज नॉन लिविंग मालिक्यूल्स आर द एक्चुअल फुट सोल्जर्स ऑफ द बैटल ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। हमने देखा कि जो बायो मालिक्यूल्स हैं वो बजाते खुद तो नॉन लिविंग मालिक्यूल्स हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक लिविंग मालिक्यूल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि वो मिलकर जो लाइफ के प्रोसेस है उसको सस्टेन करते हैं और हम इनको कह सकते हैं कि वो एक फुट सोल्जर्स की तरह काम करते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी को मैनेज करते हैं, टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट वगैरह भी करते रहते हैं। और ये सब काम वो खुद एज ए नॉन लिविंग मालिक्यूल्स ही करते हैं। दे आर नॉट लाइव बट दे मेक लाइफ पॉसिबल। तो हम इनके बारे में भी ये भी कह सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम उनके साइज़ की बात करें तो हम उनको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं कि जिनका साइज़ छोटा होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनका साइज़ और स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम स्मॉल मेटाबोलाइट्स की बात करें या स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें कुछ है जो मेटाबोलाइट्स आ सकते हैं या कुछ हार्मोन्स आ सकते हैं। और अगर इनके मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें प्रोटीन्स शामिल हैं, न्यूक्लिक एसिड शामिल है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो टुगेदर जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो जो हमारी ज़िंदगी की टूल किट है, केमिकल टूल किट, उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज़ इट सेल्फ ए कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, तो कार्बन के हाइड्रेट जो है, इट मीन्स के कार्बन के साथ जो वाटर है वो केमिकली अटैच होता है। इसमें जो टिपिकली हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो है वो 2:1 की होती है, 2:1 की होती है पूरे कार्बोहाइड्रेट्स में, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वाटर में होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन एटम्स हैं वो बेसिकली हाइड्रेटेड होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द सैकराइड्स विच इज डेरिवेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड सैकरोन मीनिंग शुगर। तो हमने देखा कि जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जायका आमतौर पर मीठा होता है। तो उनके स्वीटनेस की वजह से ग्रीक के लोगों ने इनको नाम दिया सैकरोन का, ठीक है। तो उसी सैकरोन से ये लफ्ज़ निकला सैकराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सैकराइड्स भी होता है। बट अगर हम केमिस्ट्री में इसके प्रॉपर है डेफिनेशन को देखें तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को इन अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन आर सब्सटेंसेस विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस आर टर्म्ड एज दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ, इट मीन्स के OH ग्रुप के साथ, जो हाइड्रोक्सी का ग्रुप है OH का, इसमें एक से ज़्यादा OH के ग्रुप होंगे और इसके साथ कोई एल्डिहाइड का ग्रुप हो सकता है। या इट मीन्स के पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि मल्टीपल OH ग्रुप्स होंगे और इसके साथ कोई कैटोन का ग्रुप अटैच हो सकता है। इन दोनों के अलावा अगर कोई सब्सटेंस, अगर हम उनको वाटर में हाइड्रोलाइज करें तो वो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन को प्रोड्यूस करें तो हम उनको भी कार्बोहाइड्रेट का ही नाम देंगे। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है।
हम इनके स्ट्रक्चर में भी देखेंगे कि वहाँ पर OH के ग्रुप और एल्डिहाइड या केटोन के ग्रुप वहाँ पर रिपीटेडली कैरी आउट होते हैं। Some of the most common carbohydrates that we come across in our daily lives are in form of sugar। तो आमतौर पर हम जो शुगर इस्तेमाल करते हैं या जिनका जायका मीठा होता है, या वो किसी फल में हो सकती है या वो किसी सब्ज़ी में हो सकती है, तो वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही होते हैं। और ये जो शुगर है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज और कुछ इस तरह की और सैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिकली शुगर्स का ही दूसरा नाम है, क्योंकि इन सभी का जायका मिक्स होता है। इनमें कुछ तो हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और कुछ हमारे पास कम्प्लेक्स हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जैसे कि सेलुलोज और माल्टोज वगैरह हैं। तो हम इनको आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोसैकेराइड्स को स्टडी करते हैं। तो मोनो का मतलब वन, सैकेराइड्स का मतलब शुगर। तो इट मीन्स के मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें कि शुगर का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसका जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है वो हम ग्लूकोज कह सकते हैं, हालांकि इससे छोटे भी होते हैं जिसको हम कमिंग स्लाइड में देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोमर और मोनोसैकेराइड। तो ग्लूकोज का हम एक मोनोसैकेराइड का नाम भी दे सकते हैं, जो कि आमतौर पर सबसे कह लें कि फेमस शुगर है, और जो कि हमारी बॉडी में प्राइमरी एनर्जी सोर्स भी होता है। ग्लूकोज के अलावा अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इंक्लूड मैनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मालिक्यूल फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है, या जो शहद होता है। गैलेक्टोज का मालिक्यूल जो है वो मिल्क शुगर का पार्ट है, और गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज की फॉर्म में शुगर मिल्क में मौजूद होती है। उसके बाद जो मैनोज है वो हमारी माइक्रोबियल और प्लांट बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज एज फॉलोज। तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल को देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कार्बन एटम आपस में एक चेन की फॉर्म में अटैच होते हैं, और इस कार्बन चेन के साथ कुछ हाइड्रोक्सिल के ग्रुप हैं। तो जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में देखा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं। तो एक से ज़्यादा यहाँ पर OH के ग्रुप अटैच होते हैं, और इनके साथ यहाँ पर या तो एल्डिहाइड का ग्रुप हो सकता है या वो केटोन का ग्रुप हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एल्डिहाइड का ग्रुप अटैच है, तो इनके अलावा यहाँ पर केटोन का ग्रुप ही अटैच हो सकता है। मोनोसैकेराइड्स को हम उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद के ऊपर फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ट्राईओसिस जैसा इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें 3 कार्बन एटम्स एक मॉलिक्यूल में होती हैं, जैसे कि C3H6O3। इनकी जो सिंपल एग्जांपल है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इट मीन्स कि यहाँ पर OH ग्रुप के साथ कोई एल्डिहाइड के ग्रुप में मौजूद होगा। इसके अलावा टेट्रोस है। टेट्रोस का मतलब 4 कार्बन एटम वाली। तो दीज मोनोसैकेराइड्स हैव 4 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल। इनकी एग्जांपल में अराइथ्रोस है। इनके अलावा ट्राईओस और टेट्रोस के अलावा हम देखते हैं कि पेंटोसिस होती हैं, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस। ये कॉमन हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हैं। मोनोसैकेराइड को स्टडी करने के बाद हम देखते हैं डाइसैकेराइड को। तो डाइसैकेराइड जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि अगर दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलेंगे तो वो डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो द टू मोनोसैकेराइड्स कंबाइन टू फॉर्म ए डाइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग 2 मोनोमर्स इंक्लूड सक्रोज, लैक्टोज और माल्टेज। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देखें कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल मिलता है तो वो लैक्टोज बनाता है, जो कि हमारी मिल्क शुगर में मौजूद होती है। तो यहाँ पर दोनों का एक लिंकेज है। इसके अलावा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलती हैं और वो सक्रोज को प्रोड्यूस करवाती है। सक्रोज हमारे पास जो टेबल शुगर है वो है, जिसको हम आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली दो मोनोमर्स के ज्वाइन करने से बनती है, और ये दोनों यहाँ पर डाइसैकेराइड्स की क्लासिक एग्जाम्पल हैं। ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स फार्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोमर्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन में
अगर तो 2 से 9 मोनोमर्स या 2 से 10 मोनोमर्स वो आपस में कंडेंसेशन के प्रोसेस के आपस में कंबाइन हों, इट मीन्स कि वो वाटर का मालिक्यूल एक रिमूव करें, तो उनके आपस में कंबाइन होने के बाद जो नया मालिक्यूल बनेगा वो ओलिगोसेकेराइड है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ओलिगो का मतलब है कि फ्यू या चंद या दो या दो से ज़्यादा। तो ओलिगोसेकेराइड ऐसे शुगर हैं जिनमें 2 से 9 मोनोमर्स पाई जाती हैं। बाय दिस कन्वेंशन, अगर हम इस कन्वेंशन का नाम लें कि 2 से 9 तक अगर मोनोमर आपस में मिलेंगे तो वो ओलिगोसेकेराइड होंगे। तो ट्राइओसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो हैं वो सारे के सारे ओलिगोसेकेराइड्स के कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि अगर एक मालिक्यूल है तो वो मोनोसेकेराइड है, जैसे कि ग्लूकोज का मालिक्यूल है। अगर कुछ ग्लूकोज के मालिक्यूल्स मिलेंगे फॉर एग्जांपल माल्टोज में, तो वो ओलिगोसेकेराइड बनाएगा। और अगर ओलिगोसेकेराइड के कुछ मालिक्यूल आपस में मिलेंगे तो वो स्टार्च को बनाता है, जो कि पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड्स में 100 प्लस मोनोमर्स हो सकते हैं। मेगा लेसोसेकेराइड्स में 10 से लेकर 100 तक जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो शामिल हो सकते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या जिनको हम पॉलीसेकेराइड्स का भी नाम देते हैं, इट मीन्स कि वहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स मौजूद होंगे। तो हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। तो द कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैव 2 or more शुगर मालिक्यूल्स, हैंस दे आर रेफर टू एज द स्टार्ची फूड्स। तो आमतौर पर हमने देखा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें शुगर के 2 से ज़्यादा मालिक्यूल मौजूद होते हैं, हम इनको स्टार्ची फूड का नाम भी देते हैं, क्योंकि हम इनको ऐसी फूड से हासिल करते हैं जो कि स्टार्च के मालिक्यूल से बनी होती है। इट मीन्स कि वहाँ पर स्टार्च इसमें मौजूद होता है। तो हमने देखा कि जो स्टार्च है वो बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ शुगर यूनिट है, ठीक है। तो इस लॉन्ग चेन को जब हम डाइजेस्ट करते हैं, इट मीन्स कि जब हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं तो वो स्लोली सिंपल शुगर में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है, और वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। They are abundantly found in the lentils, beans, peanuts, potatoes, peas, corn, whole grain breads, cereals, etc. तो हमारे जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं या मोस्टली जिनमें स्टार्च मौजूद होता है, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी स्टार्च की फॉर्म में वहाँ पर मौजूद होते हैं। या जो कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो सकते हैं या वो सेलुलोज के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा फॉर्म इसकी हो सकती हैं। तो क्योंकि ये सब्जियों और फलों वगैरह में पाई जाती है और ये स्लोली कन्वर्ट होती है सिंपल शुगर में, तो हम इनको हेल्दियर कंसीडर करते हैं सिंपल शुगर से, क्योंकि हम ये जो हमारे एनर्जी का लेवल है और जो हमारे ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो सिंपल शुगर से जो हमारे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो सिंपल जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये बेसिकली सिंपल मोनोमर्स होंगे, जैसे कि ग्लूकोज का मालिक्यूल है उसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो एक लॉन्ग चेन जो बनेगी वो पॉलीसेकेराइड्स की होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स इंक्लूड स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज विच एग्जिबिट एक्सटेंसिव ब्रांचिंग एंड आर होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स की से मुराद ये है कि जो हमारा पूरे का पूरा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है उसमें जब मोनोमर यूज़ होता है वो बेसिकली ग्लूकोज का यूनिट होता है। तो ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट से स्टार्च बनता है, ग्लाइकोजन बनेगी और सेलुलोज बनेगा। फ़र्क तीनों में क्या है कि तीनों में डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और इन ब्रांचेस की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है केमिकल भी और फिजिकल भी वो दोनों चेंज हो सकती हैं। तो अब हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में इनके जो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज इनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पर देखें कि जो अमाइलोज है वो एक स्ट्रेट चेन में होता है और जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच चेन में हमारे पास मौजूद होता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर अमाइलोज का और ब्रांच स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक स्टार्च का मालिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर हमारे जो प्लांट्स हैं वहाँ पर ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के कंबाइन होने की वजह से
हमारे पास एक जो यूनिट बनेगा वो एक कम्पैक्ट होगा, और वो जो वाटर के अंदर है वो लेस सोल्यूबल होता है। जैसे कि अगर हम अमाइलोपेक्टिन के यूनिट को देखें तो इसके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ये वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा ब्रांच होने की वजह से ये एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन में ज़्यादा कह लें कि एंजाइम इसको ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, स्पेशली ड्यूरिंग डाइजेशन। तो अमाइलो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, और ये लेकिन ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, और ये हाईली ब्रांच होने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन इज कॉल्ड द एनिमल स्टार्च। तो हमने देखा कि जो स्टार्च है वो प्लांट्स में जो है वो एनर्जी का रिजर्व होता है, कि जो प्लांट्स हैं वो स्टार्च की फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिजर्व में रखते हैं ताकि वो उसको बाद में यूज़ कर सकें। तो जो ग्लाइकोजिन है वो बेसिकली एनिमल्स में एक रिजर्व एनर्जी का काम करती है, तो हम इसको एनिमल स्टार्च का नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम देने की दूसरी वजह ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है स्टार्च के साथ। तो दोनों का आप स्ट्रक्चर देखें कि वो सिमिलर है, या इन दोनों में ब्रांचेस वगैरह होती हैं, स्ट्रेट चेन भी होती है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से इसको हम एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। थर्डली हम देखते हैं कि सेलुलोज इज ए स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट एंड इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। तो सेलुलोज के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो वो देखें कि बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती, बल्कि स्ट्रेट चेन में जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं वो आपस में अटैच होते हैं, और स्ट्रेट चेन में अटैच होने के बाद वो एक लेयर को बनाते हैं। फिर डिफरेंट लेयर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए आपस में अटैच होती हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो एक रिजिड फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इसके जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट होने की वजह से हाँ जो ये जो स्टार्च है इसको ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो इट इज़ ए फाइबरस पॉलीसेकेराइड विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसा कि इसके स्ट्रक्चर से भी जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। इन कंट्रास्ट टू स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, सेलुलोज फॉर्म है लीनियर पॉलीमर। तो इसमें लीनियर पॉलीमर होता है, इन दोनों में ब्रांच होती है लेकिन ये वाला लीनियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे बेसिक फंक्शन है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो हमारी एनर्जी का रिसोर्स है, और ग्लूकोज बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। तो एनर्जी के अलावा ये फूड टू द बॉडी एंड टू द नर्वस सिस्टम, तो हमारी बॉडी को फूड भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम इसको फूड से हासिल करते हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम को जो एनर्जी चाहिए होती है जैसे कि हमारे माइंड को, तो वो ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, तो हम इसका मेन फंक्शन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली हमारा जो ब्रेन है और जो नर्वस सिस्टम है वो ग्लूकोज के कांस्टेंट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि जो ग्लूकोज वगैरह है या फ्रुक्टोज है या इस तरह के दूसरे कंपाउंड हैं वो फूड के एक बेसिक कंपोनेंट है, और वो हर फूड में मौजूद होती है। एक फार्म में नहीं तो वो दूसरी फार्म में वहाँ पर मौजूद होगी, या वो फ्रुक्टोज की फार्म में मौजूद होगी, या वो स्टार्च की फार्म में मौजूद होगी, या वो सेलुलोज की फार्म में मौजूद होगी। ठीक है, तो ये आमतौर पर ग्रेन्स में, उनके रूट्स में, फ्रूट्स में और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, और ये तमाम वो कंपोनेंट हैं जिनको हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज स्टार्च, सिंपल शुगर्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड सो ऑन। तो इनके अगर हम स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इनको स्टार्च का नाम दे सकते हैं, वो सिंपल शुगर हो सकती है या वो कम्प्लेक्स शुगर हो सकती है, और इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट ही होता है। जैसे कि सिंपल शुगर का फंक्शन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है, क्विक एनर्जी, जैसे कि शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। लेकिन जो स्टार्च है या जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक लॉन्ग लास्टिक एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फैट मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट केटोसिस।
कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो फैट का ब्रेक डाउन का प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होगी तो हमारी जो बॉडी की फ़ैट्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी उन फैट को यूज़ करेगी अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जो कि प्रोसेस को ले, और ये जो प्रोसेस है फैट के मेटाबॉलिज्म का वो कैटोसिस होता है, ठीक है। और कैटोसिस में बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पर हमारी बॉडी में केटोन्स जमा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से होती हैं। क्योंकि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होगी तो फैट यूज़ होगी, अगर फैट यूज़ होगी तो हमारी बॉडी में केटोन जमा शुरू होना चाहिए। इट इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी एज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ नहीं करते, इट मीन्स कि हमारी बॉडी ने अपनी एनर्जी की ज़रूरत जो है वो तो कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी है। तो बेसिकली हमारी बॉडी फिर प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है अगर उसकी एनर्जी पूरी ना हो। तो अगर हम एक रेगुलर सप्लाई को मेंटेन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की तो हमारी प्रोटीन्स जो है वो सेफ़ रहेंगी, और अगर प्रोटीन सेफ़ रहेंगी तो जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है जो कि बेसिकली प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं तो वो बेसिकली महफूज रहेंगी, और इनका ज़्यादातर काम जो है वो फोकस होगा वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में और रिपेयर करने में गुजरेगा। एन एंजाइम बाय नेम अमाइलेज असिस्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन ग्लूकोज फाइनली टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम स्टार्च की बात करें तो जैसा ही हम खाने को अपने जो हमारे माउथ की कैविटी है वहाँ पे डालते हैं तो एक सलाइवा वहाँ से एमिट होता है जिसका नाम है अमाइलेज। तो अमाइलेज बेसिकली हमारे माउथ की कैविटी में ही स्टार्च के साथ मिक्स होकर इसके ब्रेक डाउन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तो जब वो ब्रेक डाउन होगी तो वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और जैसा कि हमने देखा कि जो ग्लूकोज है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए एक एनर्जी का सोर्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी को जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करना है। अगर हम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो सिंपल शुगर्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज इन मैनी फ्रूट्स। तो जो मोस्टली फ्रूट हैं उनमें जो नेचुरली स्वीटनेस होती है वो बेसिकली फ्रक्टोज की वजह से होती है, जैसे कि सेब में, बनाना में और बेरीज वगैरह में। गैलेक्टोज इज़ प्रेजेंट इन ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। तो हमारे दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें गैलेक्टोज पाया जाता है। गैलेक्टोज बेसिकली एक मोनोसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज के साथ मिक्स होकर लैक्टोज की फॉर्म में मिल्क में मौजूद होता है। लैक्टोज इज़ अबंडेंटली फाउंड इन मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि हमने देखा कि जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। माल्टोज इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, beers, potatoes, processed cheese and pasta etc। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टार्ची फूड्स हैं, तो इन सभी में माल्टोज पाया जाता है। सुक्रोज इज नेचुरली obtained फ्रॉम शुगर एंड हनी कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सुक्रोज की अगर हम बात करें तो हम उसको शुगर वगैरह से, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है, और हम इसको शहद से हासिल करते हैं, और इसमें थोड़ी सी वाइटामिन्स और मिनरल्स भी शामिल होती हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो टेबल शुगर का नाम है। इसको हम जो हासिल कर सकते हैं वो गन्ने के जूस से हासिल कर सकते हैं जिसको शुगर केन कहते हैं। हम इनको शकरकंदी या शुगर बीट से हासिल कर सकते हैं, या हम शहद वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टार्च को। स्टार्च स्टार्च को अगर हम देखें तो इसका कोई जायका नहीं होता, ये टेस्टलेस होता है। ये बेसिकली एक वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसका कोई टेस्ट नहीं होता। और इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि कोल्ड वाटर और अल्कोहल या दूसरे सॉल्वेंट्स वगैरह में डिज़ोल्व नहीं होता। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको फूड थिकनिंग और दूसरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ 1,4 लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मोनोमर्स। तो ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं उनकी पॉलीमराइजेशन से स्टार्च बनता है, और इनका जो बांड बनता है वो बेसिकली अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है, जो कि 1,4 लिंकेज होता है ग्लूकोज के मोनोमर्स के दरमियान। और यही जो लिंकेज है ये बेसिकली दोनों अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दोनों के जो बेस स्ट्रक्चर है उसको प्रोड्यूस करता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल इज C6H10O5
और यहाँ पर जो n है वो ये शो करता है कि इसकी जो ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये वाला, इसका जो बेस यूनिट है वो बेसिकली ग्लूकोज ही होता है। और n की वैल्यू 100 या 1000 तक भी पहुँच सकती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो बांड बना हुआ है ये ग्लाइकोसिडिक बांड बना हुआ है, जिसमें 2 कार्बन एटम के दरमियान एक ऑक्सीजन एटम मौजूद होता है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ लाइव लॉन्ग चेंज ऑफ शुगर मॉलिक्यूल दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। जैसा कि हमने देखा कि जो ग्लूकोज का मोनोमर होता है वो आपस में कनेक्ट होती हैं तो एक स्टार्च का मॉलिक्यूल या उसकी लॉन्ग चेन बन जाती है। द लीनियर पॉलीमर माइलोज इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ स्टार्च वाइल अमाइलोपैक्टिन इज द ब्रांच फॉर्म। तो अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो जो अमाइलोस है वो एक स्ट्रेट चेन में होता है, ठीक है, और अमाइलोपैक्टिन जो है वो एक ब्रांच फॉर्म में मौजूद होता है, और ये दोनों स्टार्च के बेसिक कंपोनेंट हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टार्च है ये पहले वाला स्ट्रक्चर ये स्टार्च का है। तो स्टार्च में एक अमाइलोज होती है, ठीक है, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर है, वो लीनियर चेन है, और जो ब्रांच चेन वाला कंपोनेंट है वो अमाइलोपैक्टिन है, और ये दोनों मिलकर स्टार्च का जो कंपोनेंट है या जो कंपाउंड है उसको प्रोड्यूस करवाती हैं। स्टार्च का जो प्राइमरी रोल है अगर हम प्लांट्स में देखें तो वो एनर्जी को स्टोर करना होता है, ठीक है। तो इन एनिमल डाइट्स स्टार्च इज ए सोर्स ऑफ शुगर। तो प्लांट्स में ये एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन एनिमल डाइट में ये शुगर का सोर्स होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो स्टार्च है वो डिफरेंट एंजाइम्स के ज़रिए ब्रेक डाउन होता है और वो शुगर में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च एज ए कार्बोहाइड्रेट, आवर मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्ची फूड विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हेल्थी डाइट। तो स्टार्च की अगर हम बेसिक फंक्शन की बात करें और इसका फंक्शन एज ए कार्बोहाइड्रेट, तो ये स्टार्ची फूड्स को प्रोवाइड करता है जो कि हमारी हेल्दी डाइट का एक काफ़ी अहम हिस्सा होता है। स्टार्च को हम पोटैटोज, ब्रेड, राइस, पास्ता, सीरियल्स इनसे हासिल कर सकते हैं, और ये तमाम की तमाम स्टार्ची फूड्स होती हैं। स्टार्च एज ए पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड जैसा कि हमने देखा कि वो बायोलॉजिकल पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स आर ए फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर दैट इज़ वाइडली यूज्ड। इनकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इनका जो मेन रोल है वो या तो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना है या स्टोरेज को प्रोवाइड करना है। तो इनके 2 फंक्शन होते हैं एज ए पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चर का और दूसरा है स्टोरेज के। फॉर एग्जांपल स्टार्च या जो ग्लाइकोजिन है, ठीक है, वो स्टोरेज है एनर्जी की, और जो दूसरी सेलुलोज है वो क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट होती है, और इसी तरह के फंक्शन होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के। तो इन प्लांट्स स्टार्च जो कि ग्लूकोज का पॉलीमर है इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोज एंड ब्रांच्ड अमाइलोपैक्टिन एंड इज यूज्ड एज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो प्लांट्स में इसका जो काम है वो स्टोरेज होता है या जो एनर्जी को स्टोर करना है वो होता है। हम स्टार्च का स्ट्रक्चर ये मेन दोबारा से देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर अमाइलोज और जो अमाइलोपैक्टिन है वो दोनों मिक्स होती हैं, और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वही उनमें रिपीटिंग यूनिट होता है। तो स्टार्च एज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट टेक्स मोर देन 1 हेमियासेटल नीडल इन ए हाफ टैग ऑफ एसिटल्स टू गिव ए पॉजिटिव शुगर रिडक्शन टाइप। तो आसान अल्फाज में अगर तो जो स्टार्च है उसको अपना रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करवाना है तो स्टार्च के पास जो फ्री हेमियासेटल ग्रुप है वो होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जो बड़े मालिक्यूल हैं जैसे कि स्टार्च हैं वहाँ पर एसिटल्स के ग्रुप ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। इट मीन्स कि स्टार्च जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने की वजह से या इनके जो एसिटल ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से वो जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनको हम रिड्यूसिंग शुगर का नाम नहीं देते। स्टार्च फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स इन ए नेगेटिव टेस्ट। तो अगर हम इसके जो रिडक्शन के जो टेस्ट होते हैं जैसे कि बेनेडिक्ट का सोल्यूशन है या फेलिंग सोल्यूशन है, तो अगर हम वो टेस्ट इसके ऊपर करेंगे तो ये टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है। इट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती। स्टार्च एंड सक्रोज बोथ आर ब्लू इंडिकेटिंग दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
तो अगर हम बेनेडिक्ट जैसे जो टेस्ट है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, उनका टेस्ट यहाँ पर करेंगे तो स्टार्च और जो सुक्रोज हैं वो सोल्यूशन को ब्लू कलर कर देते हैं। इट मीन्स कि उन्होंने रिडक्शन का रिएक्शन अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो हम इनके कलर की बेस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या वो रिड्यूसिंग शुगर है या वो नहीं है। यूजेस ऑफ स्टार्च, तो फूड्स दैट आर हाई इन स्टार्च आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारी बॉडी को अगर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो जो स्टार्च वाली फूड है या जो स्टार्ची फूड है जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड वगैरह, तो हमें इनको खाना चाहिए। तो ये खुराक हमारे लिए काफ़ी अहम होती है। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, तो जैसा कि हमने देखा कि जो स्टार्च हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स के ज़रिए ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होती हैं, विच इज़ बॉडीज ऑफ मेन फ्यूल। और जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी का मेन फ्यूल होता है, पर्टिकुलरली फॉर आवर ब्रेन एंड मसल्स आफ्टर दे आर इंजेस्टेड। तो हमारी बॉडी में इंजेस्ट होने के बाद हमारी डिफरेंट जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ पर वो ऑब्ज़ार्ब होती है, और ऑब्ज़ार्ब होने के बाद वो मसल्स और हमारे ख़ास तौर पर ब्रेन को वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो स्टार्ची फूड्स हैं वो बी वाइटामिन, आयरन को, कैल्शियम और फ्लेट वगैरह को भी प्रोवाइड करती है, जो कि तमाम के तमाम असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये स्टार्ची फूड्स में ही पाए जाते हैं। तो इस वजह से हमारी बैलेंस डाइट का जो वाइटल पार्ट है वो स्टार्ची फूड्स होते हैं। स्टार्च इज़ वाइडली यूज्ड एज अ बाइंडर इन द वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस ऑफ मैसिंग एंड स्क्रीनिंग। तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं या जो टैबलेट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम डिफरेंट टैबलेट्स को, कैप्सूल्स वगैरह को बनाते हैं, तो वहाँ पर उनके पाउडर वगैरह को बाइंड करने के लिए हम स्टार्च को एज ए बाइंडर यूज़ करते हैं, जो कि किसी टैबलेट या किसी इस तरह की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इकट्ठा किए रखता है। द सोल एम ऑफ स्टार्च इन टर्म्स ऑफ डाइटरी फंक्शन इज़ टू टर्न ग्लूकोज इनटू एनर्जी फॉर आवर बॉडी। तो स्टार्च का अगर हम डाइटरी फंक्शन के रिलेटेड अगर हम मेन फंक्शन को देखें तो इसका एक काम क्या है कि वो ग्लूकोज को प्रोवाइड करेगा, और ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ग्लूकोज इज़ द ओनली कार्बोहाइड्रेट दैट आवर बॉडी कैन यूज़। तो कार्बोहाइड्रेट की ओर चाहे जो मर्जी फार्म हो, चाहे वो स्टार्च हो या वो सेलुलोज हो या वो ग्लाइकोजन हो, लेकिन हमारी बॉडी जो यूज़ कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को कर सकती है। तो अगर डाइटरी फंक्शन के रिलेटेड बात करें तो जो स्टार्च है वो ग्लूकोज को प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है। ग्लूकोज सर्कुलेट्स इन आवर ब्लड स्ट्रीम वेर इट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाई सेल्स एंड यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड स्टार्चेज आर कॉमनली यूज्ड एज, अगर हम फूड स्टार्चेज की बात करें तो इनको हम थिकनर्स और स्टेबलाइजर में के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पुडिंग वगैरह में, हमारे कस्टर्ड में, सूप्स में, सॉसेज में, ग्रेवीज़ में, या पाई फिलिंग या इसी तरह के कुछ और कंपोनेंट्स में, जैसा कि सलाद ड्रेसिंग में या नूडल्स और पास्ता वगैरह को बनाने में। हम इन सभी में इनको स्टार्च को एज ए थिकनर या स्टेबलाइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक थोड़ा ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना हो और इसके जो टाइम है या जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाए। स्टार्च इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग चेंज ऑफ शुगर मालिक्यूल दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि ये बेसिकली शुगर के मालिक्यूल ही होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं। स्टार्च प्राइमरी रोल इज़ टू हेल्प प्लांट स्टोर एनर्जी। तो अगर प्लांट की फूड के तौर पर बात करें तो ये प्लांट्स में इसका जो प्राइमरी रोल है वो एनर्जी को स्टोर करना है। जैसा कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में या एनिमल्स में एनर्जी को स्टोर करती है, प्लांट्स में एनर्जी जो एनर्जी स्टोर करेगा वो जो है वो स्टार्च होगा। इन एन एनिमल्स डाइट स्टार्च इज़ ए सोर्स ऑफ शुगर, ठीक है। तो अमाइलेज एन एंजाइम कंटेन्ड इन द सलाइवा एंड द पेनक्रियाज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च फॉर एनर्जी इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च। तो बेसिकली हमारे सलाइवा में जो एंजाइम है जिसका नाम अमाइलेज होता है वही स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोजन को, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के कैटेगरी में ही शामिल है। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन
इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को या जो यूनिट्स को वो लिंक करने से बनता है। इट मीन्स कि ये एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें फ्रॉम 100 टू 1000 जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ग्लूकोज या इसको हम शुगर भी कह सकते हैं इज़ आवर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ग्लाइकोजन बना होता है ग्लूकोज से और ग्लूकोज हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमारे ब्रेन मसल्स और में को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट इन सर्टेन फूड्स एंड फ्लूइड्स यू कंज्यूम। तो जो खाने हम खाते हैं या तो जूस वगैरह हम पीते हैं तो वहाँ से ग्लूकोज आती है और ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन। When your body does not immediately need glucose from the food you eat। तो जैसा कि हम खुराक खाते हैं तो खुराक हम खाते हैं एनर्जी को हासिल करने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी में जो या जो खुराक में जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो सकती है। इट मीन्स कि बाज़ दफ़ा हमें जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी को रिक्वायर नहीं होती या वो एक्स्ट्रा हो सकती है एनर्जी पर्पजेज़ के लिए। तो ये जो ग्लूकोज है ये बेसिकली हमारे मसल्स और लिवर्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में यू स्टोर हो जाती है ताकि हमारे जो मसल्स हैं या जो लिवर है वो उनको बाद में यूज़ कर सके। तो बेसिकली ग्लाइकोजन हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी का रिजर्व होता है जो कि ग्लूकोज से मिलकर ही बनता है। तो ग्लाइकोजन या जो हमारी बॉडी है वो ग्लाइकोजन को जब ज़रूरत पड़े उसको यूज़ कर सकती है। तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस के ज़रिए ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो वो प्रोसेस का नाम ग्लाइकोजेनेसिस है। योर बॉडी ब्रेक्स डाउन ग्लाइकोजन फॉर द यूज थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो इसी के रिवर्स प्रोसेस है ग्लाइकोजेनोलाइसिस का, जिसमें ग्लाइकोजन हमारी बॉडी की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली हमने देखा कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकती है ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजेनेसिस के ज़रिए, और ग्लाइकोजन कन्वर्ट बैक हो सकती है ग्लूकोज में ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए। सेवरल डिफरेंट एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू प्रोसेसेस। तो इन दोनों प्रोसेस को मुकम्मल करवाने के लिए या कैरी आउट करवाने के लिए एक से ज़्यादा एंजाइम्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारी एनर्जी प्रॉपरली स्टोर भी हो और वो प्रॉपरली रिलीज़ भी हो कि जब आप उसकी ज़रूरत के मुताबिक। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है या क्या हम ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो ग्लाइकोजन कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस के ज़रिए या ग्लाइकोजेनेसिस के ज़रिए ग्लूकोज कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में, जो कि इसको होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट क्योंकि वो शुगर से मिलकर बनती है। लेकिन हमने देखा कि जो ग्लाइकोजन है वो टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट नहीं होती। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो एक स्टोरेज पॉलीमर है। ठीक है, और हम इसको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में या जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में शामिल नहीं करते। ग्लाइकोजन इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग पॉलीमर चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स विच आर बॉन्डेड विद एन अल्फा एसेटल लिंकेज। तो स्ट्रक्चरली जो ग्लाइकोजन है वो एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। इसके जो बेसिक यूनिट है वो ग्लूकोज होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड के ज़रिए जो कि अल्फा एसेटल लिंकेज होता है उसके ज़रिए वो जुड़े होते हैं। दिस एसेटल लिंकेज फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप। तो जैसा कि हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद होता है जैसे कि केटोन और एल्डिहाइड है, और दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला लिंकेज प्रोड्यूस होता है। If the carbonyl group is an aldehyde group, for example C double bond over H, and also termed as a hemiacetal if there is a cationic group। तो यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखें कि हमारे पास दो लिंकेज होते हैं, एक एसिटल लिंकेज है, ठीक है, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से बनता है, और दूसरा हमारे पास है हेमियासेटल लिंकेज जो कि एल्डिहाइड ग्रुप
या केटोनिक ग्रुप की वजह से बनता है। इफ़ टू अल्कोक्सी ग्रुप्स आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम इट रेफर्स टू एज दी एसिटल ग्रुप। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करना लाजमी है कि एसिटल ग्रुप्स में एक कार्बन एटम के साथ दो OR के ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जो कार्बोनाइल के ग्रुप हैं वो दोनों कार्बन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्सी का ग्रुप या जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो अटैच नहीं होता। ठीक है, वो एसिटल ग्रुप है। लेकिन हेमीएसिटल में या हेमिकेटल में जो अल्कोहल का ग्रुप है वो भी इनके साथ अटैच होगा। तो हमारा बेसिक सवाल का जो ग्लाइकोजन है वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो आया कि बेशक ये ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लेकिन टेक्निकली हम इसको कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शुगर की कैटेगरी में शामिल नहीं करते। फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोजन। लिवर ग्लाइकोजन एक्ट एज ए ग्लूकोज रिजर्व दैट हेपेटोसाइट रिलीज व्हेन देयर इज अ नीड टू मेंटेन ए नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। तो हमारे जो लिवर के ग्लाइकोजन है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो एक बैकअप एनर्जी रिसोर्स के तौर पर काम करना है कि जब हमारे ब्लड के ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप करे, ठीक है, जैसा कि हमारे दो खानों के दरमियान या हमारे रोज़ों वगैरह के दरमियान या रात को सोने के दरमियान, तो वहाँ पर जो ये जो हेपेटोसाइट लिवर है, ठीक है, ये जो है वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये बेसिकली ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और वो ग्लूकोज को रिलीज़ करेगा, और ग्लूकोज रिलीज़ करने के बाद वो हमारी इसको ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करवाएगा ताकि वो जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहे। तो हमने देखा कि जो बॉडी फ्लूइड है वहाँ पर अराउंड 40 किलो कैलोरीज जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, जो उसकी पावर होती है। लेकिन जो हेपेटिक ग्लाइकोजन है वो तकरीबन 600 किलो कैलोरीज की जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आमतौर पर 40 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है, लेकिन ये जो ग्लाइकोजन है ये 600 किलो कैलोरीज जो है वो उसको प्रोवाइड कर सकती है। ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन स्टोर्स रिमेन्स विद इन द सेल्स इन स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स एंड इज़ यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स फ्रॉम मसल वर्क। तो लिवर ग्लाइकोजन के बरक्स जो मसल सेल्स हैं वो अपनी ग्लूकोज किसी दूसरी बॉडी या किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, बल्कि वहाँ पर जो स्केलेटल और कार्डिक मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए ही यूज़ होगी। इट मीन्स कि वो सिर्फ इन ही फंक्शन के लिए होती है, वो किसी दूसरे फंक्शन फॉर एग्जांपल ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करने के लिए नहीं होती। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारी जो मसल कंट्रैक्शन वगैरह है या जो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मेंटेन रहती है। मूविंग फर्दर, ब्रेन इंक्लूड्स a small amount of glycogen in एस्ट्रोसाइटस। तो हमने देखा कि जो हमारा ब्रेन है वो आमतौर पर ग्लूकोज के ऊपर रिलाई करता है कि ग्लूकोज एक कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो अपने फंक्शन को कैरी आउट करता है। लेकिन ग्लूकोज के अलावा इसका एक बैकअप एनर्जी सोर्स भी होता है जो कि एस्ट्रोसाइटस की फॉर्म में होता है। ठीक है, इट गेट्स अकोमुलेटेड ड्यूरिंग स्लीप एंड इज मोबिलाइज्ड अपॉन वॉकिंग या वेकिंग। तो हमने देखा कि इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जैसा कि हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटी सी जगह के ऊपर ये जो एस्ट्रोसाइटिस की फॉर्म में जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो जैसा कि हम उठते हैं, ठीक है, वेकअप करते हैं, तो हमें जंप स्टार्ट करने के लिए या जो हमारे वो मॉर्निंग के काम करने के लिए या सुबह के वक्त प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए दिमाग को, तो वो एनर्जी वहाँ से हासिल करता है ब्रेन हमारा। तो ग्लाइकोजन रिजर्व आल्सो श्योर ए मॉडरेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक लो ब्लड शुगर लेवल की हमारी एक बीमारी होती है या वो टाइप होती है कि जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड के शुगर में जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो लो हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए जो ग्लाइकोजन है वो एक रिजर्व के तौर पर काम करते हैं कि जैसे ही हमारे ब्लड की शुगर लो होगी तो जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारी ब्रेन को मेनली जो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज है वो मेंटेन रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान इट हैज़ ए स्पेशलाइज्ड रोल इन द फैटल लंग टाइप 2 पल्मोनरी सेल्स।
तो हमारी प्रेगनेंसी के तकरीबन 26 वीक्स में जो टाइप 2 के लंग सेल्स हैं फेटस के अंदर वो बनना शुरू होते हैं। तो वो बेसिकली ग्लाइकोजन को स्टोर करना शुरू करते हैं, जो कि पल्मोनरी सरफेक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करते हैं। और ये जो बेसिकली जो फंक्शन कंपोनेंट है, ये हमारी बर्थ के बाद जो हमारे लंग्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। इट मीन्स कि हमारे सांस लेने के लिए जो हमारे इन्फेंट्स हैं या जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनमें ये काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। तो यहाँ पर अगर हम ग्लाइकोजन के फंक्शन को विजुलाइज करें तो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज 6P में, जो कि फास्फेट होता है, और उसके बाद वो सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इट मीन्स कि वो ब्लड के अंदर शामिल होती है। तो लिवर का काम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में शामिल करना है। लेकिन इसके अलावा जो मसल के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद होती है वो मसल के अंदर ही रहती है, वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल नहीं होती। तो फंक्शन सेम है कि हमारे मसल्स को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तो जो कि हमारी एनर्जी का बेसिक सोर्स होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्लूकोज को, सेलुलोज को। सेलुलोज सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ विद ए केमिकल फार्मूला ऑफ C6H10O5N। तो सेलुलोज का जो बेसिक फार्मूला है वो ग्लूकोज का बेसिकली रिपीटिंग यूनिट ही होता है, और ये बहुत बड़े मालिक्यूल्स होते हैं जो कि लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जिनमें ग्लूकोज के मोनोमर की तादाद थाउजेंड्स तक हो सकती है। तो ये हमारे प्लांट्स वगैरह का और हमारे सेल वाल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और इसी की वजह से ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी इस ज़मीन के ऊपर। सेलुलोज इज़ ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसके स्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी की वजह से हम इसको कम्प्लेक्स हाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में शामिल करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, कार्बन शामिल है और हाइड्रोजन भी शामिल होता है। इट इज़ ए चेराल, टेस्टलेस एंड हैज़ नो ओडोर। चेराल का मतलब ये है कि ये जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो उसकी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोजेबल नहीं होता, ठीक है। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को चेराल मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। इसका टेस्ट नहीं होता कहीं भी, और ना ही इसकी कोई खुशबू होती है, ठीक है। ए फ्रेंच केमिस्ट बाय नेम एंड सेल्मे पायान वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर सेलुलोज इन द 1838, ठीक है। तो उसने इसको डिस्कवर किया था और इसके प्लांट के मैटर से इसको आइसोलेट किया था। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल एंड बायोडिग्रेडेबल। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये जो कंपाउंड है ये वाटर नॉन सोल्यूबल होता है, ये पानी में सोल्व नहीं होता, ये नॉन सोल्यूबल है, ठीक है। और दूसरा ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि ये कुछ अरसे के बाद, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है इन्वायरमेंट के अंदर ही, ठीक है। इसके वाटर सोल्यूबल ना होने की वजह से ही हम देखते हैं कि जो हमारा पेज वगैरह है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सेलुलोज मेक्स इट ए वेरी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सेलुलोज की जो एक मेजर प्रॉपर्टी है वो इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसी की वजह से जो ये जो मालिक्यूल है या ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में या ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम इसको पेपर, कॉटन या टेक्सटाइल वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। सेलुलोज इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो कोई भी चीज़ जो किसी पौधे वगैरह से बनती है, प्लांट से बनती है, ठीक है, तो उन सभी में लाजमी तौर पर सेलुलोज भी पाया जाता है, चाहे वो उसकी स्टेम्स हैं, लीफ है, रूट है, फ्लावर है या जो फ्रूट है, उन सभी में सेलुलोज पाया जाएगा। और इसी की वजह से ये हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द रोल ऑफ सेलुलोज इन द प्लांट्स। तो अब हम देखेंगे कि प्लांट में सेलुलोज का फंक्शन क्या है। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सेलुलोज इन प्लांट आर टू प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन द प्लांट सेल्स, maintain the shape of the plant cell, prevent water from dissolving the plant cell, and serves as a protection from outside threats। तो किसी भी प्लांट के सर्वाइवल में सेलुलोज का एक वाइटल रोल होता है। तो ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, ये सेल की शेप को मेंटेन करता है
और हार्श एनवायरनमेंट कंडीशंस में इसको एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है पूरे सेल को। और इसके बाद ये पूरे सेल को वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने से भी बचाता है, क्योंकि अगर वो एक सेल या जो प्लांट का सेल है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए तो वो डैमेज हो सकता है। तो जो सेलुलोज का मेन फंक्शन है वो पूरे प्लांट को या उसके सेल्स को प्रोटेक्ट करना है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज दैट मेक्स इट सो यूजफुल। तो इसकी जो यूजफुलनेस है वो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की वजह से है। इसका स्ट्रक्चर फाइबरियस है, ठीक है, और वो रिजिड स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट लेयर जो ग्लूकोज की हैं वो एक स्ट्रोंगली और टाइटली पैक होती हैं, जिसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेलुलोज इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड and makes up to 30% of the plant cell wall which serves many functions। ठीक है, तो हमारे जो प्लांट सेल वॉल का जो 30% हिस्सा है वो बेसिकली सेलुलोज का ही बना होता है। तो इसके जो फंक्शंस हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कनेक्टिंग सेल टू फॉर्म टिश्यूज़, ठीक है, कि सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो टिश्यूज़ को फॉर्म कर सके। इसके अलावा सेल्स को कि उन्होंने कैसे और कब ग्रो होना है और कब उन्होंने डिवाइड होना है वो इसकी सिग्नलिंग को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा अपने रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से वो प्लांट सेल की शेप को भी कंट्रोल करता है। अलाउइंग सेल्स टू विदस्टैंड द टर्गर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स इनसाइड देम। तो जैसा कि हमने देखा कि एक सेल के अंदर वाटर वहाँ पर मौजूद होता है या कुछ दूसरे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स या लिक्विड की वजह से उसका इंटरनल प्रेशर होता है जो कि टर्गर प्रेशर होता है। तो जो सेल वॉल है वो इस प्रेशर को बर्दाश्त करने में उसकी हेल्प करती है। यहाँ पर सेलुलोज का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है। तो जैसे कि हमने देखा कि किसी भी प्लांट के अंदर एक प्लांट सेल होता है और प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो इस तरह से एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना होता है और ये सारा सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज की अगर एक स्ट्रैंड की बात करें तो वो ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बना होता है, और इसी तरह के ग्लूकोज के डिफरेंट मोनोमर्स या इनके जो लेयर्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होती हैं और कनेक्ट होने के बाद वो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करती हैं। रोल ऑफ सेलुलोज इन दी प्लांट्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्ज करें कि एक जो सेल है वो एक बैलून फिल्ड विद वाटर है, कि वो एक ऐसा गुब्बारा है जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है। तो द बलून हैज़ टू विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ द वाटर इनसाइड। तो बलून को इतना मजबूत होना चाहिए कि जो उसके अंदर पानी मौजूद है वो उसके प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। इट मीन्स कि वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इन प्लांट्स दिस प्रेशर इज नोन एज द टर्गर प्रेशर। तो प्लांट के सेल के अंदर ये जो प्रेशर है हम इसको टर्गर प्रेशर के नाम से भी जानते होते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सेलुलोज फाइबर in the cell wall provide it with the rigidity and strength needed to tolerate the turgor pressure। तो सेलुलोज फाइबर की जो मेन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखा कि जो उसकी कम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से होती है वो उसको इस प्रेशर को बर्दाश्त करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, और इसी की वजह से वो प्रेशर को बर्दाश्त करता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड और स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी वजह से cellulose plays an important role in maintaining the shape of the plant cell and the plant organs। तो प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करने में और प्लांट के जो ऑर्गेनेलिस हैं जो कि उसके अंदर मौजूद होते हैं सेल के अंदर उनको भी वो मेंटेन करता है। यूजेज ऑफ सेलुलोज। इट इज़ यूज्ड इन द डाइट एज ए फाइबर सप्लीमेंट। तो ये फाइबर सप्लीमेंट में के तौर पर हमारी डाइट के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो डाइटरी फाइबर है ये बेसिकली हमारे जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको मेंटेन करती है और जो बॉवल मूवमेंट है उसको मेंटेन या रेगुलेट करती है। इसके अलावा ये पेपर बोर्ड और पेपर प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स एज एन एडिटिव इन वेरियस फूड आइटम्स। तो मुख्तलिफ फूड आइटम्स में इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये टेस्टलेस होता है और ओडोरलेस होता है, तो हम इनको मुख्तलिफ फूड आइटम्स में एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक थिकनर हो सकता है, ये स्टेबलाइज़र हो सकता है, या ये कोई बल्किंग एजेंट हो सकता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रायान। ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जो कि सेलुलोज को केमिकली ट्रीट करने के बाद बनाया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड आल्सो एज एन प्रेजर्वेटिव इन चीज़ एज इट प्लेज द रोल ऑफ एंटी क्लम्पिंग एजेंट।
तो चीज़ में हम सेलुलोज को पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि चीज़ की क्लम्पिंग को प्रिवेंट करता है, और इसके साथ ही वो जो है वो प्रेजर्वेटिव के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारी चीज़ का टेक्सचर है और जो उसकी फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहती है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव। तो अगर हम इसको थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाई करें तो सेलुलोज एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मालिक्यूल के तौर पर उभर कर सामने आता है, और इसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से हम इसको एक्सप्लोसिव के तौर पर बना सकते हैं, जैसा कि नाइट्रोसेलुलोज होता है। तो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। तो नाइट्रोसेलुलोज जो है वो हम सेलुलोज से बनाते हैं, और इसके साथ हम नाइट्रिक एसिड को मिक्स करते हैं। ये जो नाइट्रोसेलुलोज है ये प्रोपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये लैक्वर के तौर पर इस्तेमाल होता है, और एक्सप्लोसिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जिसकी वजह से इसकी जो एप्लीकेशन है वो मिलिट्री और इंडस्ट्रीज तक भी पहुंच चुकी है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेल वाल को। तो सेल वाल इज डिफाइंड एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट कवरिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए सेल। तो किसी भी सेल को में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि उसको महफूज करती है, ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट करती है, तो वो बेसिकली सेल वाल होती है। इट्स कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म एंड इज़ परमिएबल इन नेचर। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेल वाल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में इसकी कंपोजिशन और होगी, फंगस में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसकी कंपोजिशन और होगी, लेकिन सभी में एक बात कॉमन ये है कि ये परमिएबल इन नेचर होती है। इट मीन्स कि वो कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है कि वो पास थ्रू हो सके, लेकिन कुछ को वो रोके रखती है। द सेल वॉल सेपरेट्स द इंटीरियर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। तो ये एक बैरियर के तौर पर काम करती है कि जिसकी वजह से जो इंटरनल सेल के कंपोनेंट हैं, ठीक है, और जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं वो आइसोलेट रहते हैं, ठीक है, वो इन दोनों के दरमियान एक परमिएबल कंटेक्ट करवाता है, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड्स शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली। तो सेल में जितने भी इसके ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने के बाद वो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करने के बाद वो उसको जो शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। However, this cellular component is present exclusively in eukaryotic plants, fungi and a few prokaryotic organisms। तो ये जो जिंदा जानदार हैं जैसे कि एनिमल्स वगैरह के सेल में, उनमें ये बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती, लेकिन जो पौधे वगैरह है या जो फंगस वगैरह है वहाँ पर यह हर सेल में मौजूद होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वाल ये दरमियान वाली, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वाल का फंक्शन क्या है? तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो द सेल वाल इज़ एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल एंड इट परफॉर्म्स मैनी एसेंशियल फंक्शंस। तो इसके दो ये जो प्लांट सेल का एक लाजमी हिस्सा होता है, और लाजमी हिस्सा होने की वजह से इसके कुछ एसेंशियल फंक्शन भी होते हैं, ठीक है, जैसा कि द प्लांट सेल वाल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ एंड द रिजिडिटी। तो प्लांट जो है या जो प्लांट सेल को अगर डेफिनेट हमने शेप प्रोवाइड करनी है, उसको हमने स्ट्रॉन्ग बनवाना है या उसको रिजिड बनवाना है ताकि जिसकी शेप है वो चेंज ना हो, तो उसके लिए सेल वाल एक अहम किरदार अदा करती है, और ये बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेस को अब्जॉर्व करती है, और किसी भी डैमेज के ख़िलाफ़ ये एक कुशन के तौर पर काम करती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक। तो जैसा कि हमने देखा कि कोई भी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें या वो सेल वाल या कोई सेल है वो किसी के साथ अगर इम्पैक्ट करता है, तो जो सेल वाल है वो एक प्रोटेक्टिव आर्मर के तौर पर काम करती है, ठीक है, जो कि उसको हर तरह के हालात से या हार्श इन्वायरमेंट से बचाती है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर। तो अगर एक सेल वाल के ज़रिए वाटर इनटेक होता है, इट मीन कि वाटर वहाँ पर अब्जॉर्ब होता है, तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से चांसेस होते हैं कि वो जो सेल है वो एक्सपेंड हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो मैस है वो ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी एक्सपेंशन को स्लो डाउन करवाने के लिए या एक्सपेंशन को रेगुलेट करवाने के लिए जो हमारे पास सेल वाल है उसका काफ़ी ज़्यादा
अहम फंक्शन होता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्राम द सेल, और इसके साथ ही जो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो वाटर वगैरह के अंदर डूबे होते हैं या डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर, और सेल के अंदर पानी भी मौजूद होता है। तो पानी का लॉस से बचाने के लिए हमारी सेल वाल जो है वो उसको बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, तो ये वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि सेमी परमिएबल होती है, तो सेमी परमिएबल होने की वजह से ये सब्सटेंस को जो सेल वाल है और सेल के में जो उनका ट्रांसफ़र है उसको कंप्लीट करवाती है। ये बेसिकली एज ए गेट कीपर के तौर पर काम करती है। इट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द इंटीरियर सेलुलर कंपोनेंट्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बैरियर के तौर पर काम करती है, जिसकी वजह से जो अंदर का माहौल है वो आइसोलेट होता है। ठीक है, और उसकी जो इंटेग्रिटी वो सलामत रहती है, और इसके जो फंक्शन है वो उसी तरह से जारी रहते हैं। तो इसके साथ ही हमारे इस डिटेल्ड लेक्चर का इख्तिताम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा, और उसके ओवरव्यू के साथ उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली होगी। तो इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर सुनने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।